अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर। मैं हूं आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती और मुख्तलिफ बार्स की तरफ से मिलने वाली मुबारकबादों की। तो जनाब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात करने की मंजूरी दे दी है। वजारत कानून ने उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर से 3 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात रहे। और जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 26वीं आईनी तरमीम के आर्टिकल 175A3 और 177 और 179 के तहत की गई है। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती का खैर मकदम भी किया है और को खुशाइंद कहा है। काउंसिल्स ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस तैनाती पर मुबारकबाद दी और भरपूर ताउन का यकीन भी दिलाया है। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल एडवोकेट राजा खालिद साहब ने। राजा खालिद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। राजा खालिद साहब, खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने ये पहली मरतबा किसी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से इन्होंने बैठ के फैसला किया है और आप इस तकर्री को कैसे देखते हैं? जी, मैं पहले भी आपके चैनल पे भी और बाकी चैनल्स को भी बता चुका हूँ कि याहिया अफरीदी साहब चूँकि क्रेडिबल जज हैं, उनका कभी भी इंटेग्रिटी का इशू नहीं रहा। वो पेशावर हाई कोर्ट के जज थे, फिर चीफ जस्टिस बने वहाँ पे, और फिर उस वक्त वो सीनियर जज थे, सीनियर चीफ जस्टिस थे प्रोविंसेस में। लेकिन उन्हें समझे कि एक हवाले से सुपरसीड करवाया गया कि जस्टिस मुनीब साहब ये सिंध हाई कोर्ट में पिछले नंबरों पे थे, ये शायद 6ठे नंबर से इन्हें उठा के तो इनकी एलिवेशन कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो बाद अज़ां याहिया अफरीदी साहब को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया, और अगर सीनियरिटी का प्रिंसिपल रहता तो फिर चीफ जस्टिस तो इन्होंने बनना था, लेकिन इनकी टर्म खासी कम थी। लेकिन ये अल्लाह के फैसले होते हैं कि जस्टिस मुनीर साहब तो चीफ जस्टिस नहीं बन सके, लेकिन याहिया अफरीदी साहब जिनका जो टेन्योर था उसे कट किया गया, उसे क्लिप किया गया, तो वो टेन्योर अब 3 साल उनको दे दिया गया है और वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गए हैं। इंतहाई शानदार जज हैं और एक बड़े इंसान हैं, शानदार इंसान हैं, बहुत अच्छे तरीके से कोर्ट चलाते हैं। कभी भी किसी तरफ उनका झुकाव किसी पार्टी की तरफ या यानी अपने आप को पॉलिटिसाइज नहीं होने दिया, किसी ग्रुप बंदी या ग्रोह बंदी का शिकार नहीं हुए, और फैसले बिल्कुल मेरिट पे करते हैं। कभी किसी एडवेंचरिज्म का हिस्सा नहीं बने, और हमेशा उन्होंने कोशिश की कि आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए जाए, ना कि आइन को रीराइट किया जाए, कहीं आइन को अमेंड करते हुए बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जाके फैसले किए जाएं। तो शानदार जज हैं। तो राजा खालिद साहब, इस बात में तो कोई शक नहीं है, बहुत ही शानदार जज हैं, और आपने भी कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। आपको क्या लगता है कि हमेशा से कहा जाता है जी कि अदालती निज़ाम में इंसाफ में एक रूम रहता है अदालती इस्लाहात का, तो अदालती इस्लाहात से आप क्या समझते हैं, क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे? देखिए, अदालती इस्लाहात की जो एक मैं समझता हूँ कि नंबर 1 अगर इसे लें तो वो ये है कि जो इस मुल्क का आम शहरी है, इस मुल्क का जो लिटिगेंट है, जो मजलूम है, जिसके साथ जुल्म होता है, वो जब दाद रसी के लिए जाता है तो उसे कई दहाइयाँ लग जाती हैं। और सुप्रीम कोर्ट की अगर मिसाल लें तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 60,000 के करीब पेंडेंसी है, और सुप्रीम कोर्ट ये था सुप्रीम कोर्ट में कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन को या सियासी केस को सुप्रीम कोर्ट लेके बैठ जाती थी, और वो बड़े अरसे तक उसकी समाअत होती रहती, जिसके नतीजे में जो आम केसेस थे वो और आम काम जो था वो मुतासर होता, और जो आम लिटिगेंट था वो सफर करता था। तो अब इस अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दिए गए, तो जो इस तरह की पिटीशंस होंगी वो अलग थलग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उनकी समाअत करेगा, जबकि जो रूटीन मैटर्स हैं वो क्रिमिनल अपील है, सिविल अपील है, टैक्स मैटर्स हैं, फैमिली मैटर्स हैं, या इस तरह के जो बाकी इश्यूज हैं तो सुप्रीम कोर्ट रूटीन वर्क को देखेगी। अच्छा राजा खालिद साहब, सर ये बताइएगा, जैसे कि आपने बताया कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, उसमें भी मदद मिलेगी। आईनी बेंच बनने से वो जो 40% केसेस हैं
وہ آئینی بینچ کو ٹرانسفر ہو جائیں گے تو ان عدالتوں میں کچھ جو ہے وہ بہتری ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. عالمی سطح پر پاکستان کی عدلیہ کا نمبر بڑے لیٹ نمبرز میں ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان آئینی جو اصلاحات جو بھی ہم کر رہے ہیں, عدالتی اصلاحات, اس سے کچھ فرق پڑے گا اور نمبرز بہتر ہو سکیں گے ہمارے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے, پہلے یہ تھا کہ جب چیف جسٹس کی تقرری کوئی لے لیں اور باقی ججز کی بھی اپائنٹمنٹ کی طرف میں آتا ہوں, چیف جسٹس کا یعنی ایک نمبر لگا ہوا تھا کہ فلاں سال فلاں نے چیف جسٹس بننا ہے, اور اسی طرح جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا تھا اس کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ اپنے چیمبرز کے لوگ یا اپنے رشتہ دار یا اپنے تعلق والے لوگ انہیں ایلیویٹ کر دیا جائے, اور ان کی ایج سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر آج میں اسے ایلیویٹ کرتا ہوں تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان کب بنے گا. یہ ساری چیزیں اور نمبر لگے ہوئے تھے کہ 2031 میں کس نے بننا ہے, 30 میں کس نے بننا ہے. تو اب میرے خیال میں جو بھی چیف جسٹس بنے گا اسے پتہ نہیں ہوگا کہ میں چیف جسٹس بننے جا رہا ہوں, اور جتنا وہ پرفارم کرے گا, جتنا اچھا کام کرے گا, جتنا ڈیلیور کرے گا, اسی اپنی فٹنس یعنی سینیارٹی کے ساتھ فٹنس کا بھی ایک اصول ہوتا ہے, سینیارٹی کم فٹنس. تو فٹنس کی بنیاد پہ, کارکردگی کی بنیاد پہ, پرفارمنس کی بنیاد پہ پھر اس کی ایلیویشن ہوگی ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان. اور کوئی بندہ بھی اس طرح نہیں ہوگا, یعنی ایک فرد کو یا ایک جج کو جب یہ ایشورنس ہو جاتی ہے جی کہ میں نے چیف جسٹس بننا ہے, تو وہ اس جذبے کے ساتھ کام بھی نہیں کرتا, اسے پتا ہوتا ہے میں نے ہر صورت میں بننا ہے. تو اب لوگ ان کے آپ کے خیال میں ایک احتساب کا بھی سسٹم جو ہے وہ اس میں شامل ہو رہا ہے, اور اس کی پرفارمنس جو ہے جج کی دیکھی جائے گی, جس کے بعد ان کی ترقیاں بھی ہوں گی. بہت بہت شکریہ آپ کا ایڈوکیٹ راجہ خالد صاحب. اور معاملے پر بات کرے تھے, یہ بھی بڑا تاریخی موقع ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ایک پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے ذریعے چیف جسٹس کا تقرر کیا. اور عمران, آپ نے احتساب کی بات کی ہے تو شک میں یہ بھی شامل ہے, ان کی فٹنس اور کارکردگی کی بھی جو ہے وہ جانچ پڑتال کی جائے گی, اس کو بھی دیکھا جائے گا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا اچھا پرفارم کیا جاتا ہے اور عدالتی نظام میں اور انصاف کے معاملے میں کتنی بہتری آتی ہے. ایک اور اہم معاملہ ہے جی کہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کو کیوز منظوری کر لی ہے, اور وجوہات پر مبنی تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں بشرا بی بی کے وکیل سلمان صفدر اور ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر عمیر مجید پیش ہوئے ہیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ برطانوی وزیر اعظم بھی تحائف اپنے ساتھ گھر لے گیا. سب نے اسے کہا تو کہتا ہے کہ رولز کے مطابق لیا ہے. جسٹس حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ بشرا بی بی نے تحائف جمع نہیں کرائے تو بانی پی ٹی آئی کو ملزم کیوں بنایا گیا, جس پر ایف آئی اے پروسیکیوٹر عمیر مجید نے جواب دیا کہ کیونکہ پبلک آفس ہولڈر عمران خان تھے, اس وجہ سے یہ کارروائی ہوئی. بات کر لیتے ہیں, اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے جی سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ایڈوکیٹ عابد زبیری صاحب نے. عابد زبیری صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ کہیے گا, پاکستان تحریک انصاف کا تو یہی شکوہ رہا ہے کہ ان کے خلاف بڑے مقدمات کے کیسز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں, لیکن یہاں تو اب آپ کو ریلیف مل رہا ہے, تو عدالتوں پہ آپ کا اعتماد بحال ہوا اب؟ یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ تو آپ ان سے پوچھیے جو پی ٹی آئی والے ہیں کہ ان کا بحال ہوا یا نہیں. لیکن دیکھیے ایشو یہ نہیں ہے کہ بحال ہوا یا نہیں. ریلیف جو آپ کو جو یہ تو ایک انسان کا حق ہوتا ہے, آپ کا میرا سب کا حق ہوتا ہے. اگر کوئی جعلی کیس آپ پہ بنا ہوا ہو یا کوئی بھی کیس آپ پہ بنا ہو, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انصاف اور قانون اور حقائق کے برعکس بنا ہوا ہے, تو آپ کو بالکل اس پہ آپ کو ریلیف ملنی چاہیے. آپ کو اس جو جھوٹے الزام ہے اس سے آپ کو باعزت بری ہونا چاہیے. تو یہ تو ایک ہمارے جوڈیشل اس کا حصہ ہے. تو لیکن جو آپ نے دیکھا کہ اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے اور عمران خان اور ان کی جماعت کو ختم کرنے کے لیے آج تک سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ عمل درآمد نہیں ہوا, سیٹیں ان کو نہیں دی گئی. اور پھر دیکھیے اسی وجہ سے کل آپ نے دیکھا وہ پارلیمنٹری کمیٹی جو ایک 26ویں آئینی ترمیم کے تحت کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے, اس میں ان کی صرف اگر ان کو وہ سیٹیں مل جاتی تو ان کی ریپرزنٹیشن بھی اس میں زیادہ ہو جاتی, تو 2/3 میجورٹی بھی ان کے پاس نہیں ہوتی. اس وجہ سے یہ سیٹیں نہ دینے, یہ سب یہ جو چیز کی گئی ایک طرح سے ایک پورا کوشش کی گئی ہے کسی طرح سے یہ کر کے یہ ترمیم ہو جائے, اور ترمیم اس طرح سے ہو جائے جو جوڈیشری کو عابد صاحب, ضمانت کا حکم تو دے دیا گیا, رہائی کا حکم دے دیا گیا ہے, ابھی تک رہائی ہوئی کیوں نہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہوا نہیں ہے, اس میں تاخیر کی جا رہی ہے یا ہو رہی ہے, پتہ نہیں, سمتھنگ یہ میں نے سنا ہے.
इस हवाले से आपको आगाह भी करेंगे। फिलहाल एक और आम खबर शामिल कर लेते हैं। सिंध में रवा साल पहले 8 माह के दौरान कुत्तों के काटने के वाक़यात में अफसोसनाक हद तक इजाफा हुआ है। रवा बरस 2 लाख से ज़ायद शहरियों के कुत्तों के काटने के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और कुत्तों के काटने से सबसे ज़्यादा बच्चे और बूढ़े अफराद मुतासिर। जी बिल्कुल, और इस पर यह भी अस्पतालों में भी देखा जा रहा है कि वैक्सीन ही मौजूद नहीं है और जितने भी अफराद हैं जिनको ये मसला दरपेश हो जाता है तो वो अस्पतालों में धक्के खा रहे होते हैं और वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं होती। ये भी शिकायत मौसूल हो रही हैं और इन वाक़यात में भी बहुत इजाफा हो रहा है और शहरियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और इसी पर डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। की भी बनी है, वो काम भी कर रही है और इस हवाला टाउन के सतह पर भी ये काम किया जा रहा है। जहाँ केएमसी की ज़रूरत पड़ती है उन्हें टीमें भी प्रोवाइड की जाती है ताकि इनको पकड़कर सेल के अंदर जमा करा दिए जाते हैं। तो इस सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट की ताउन से केएमसी इम्प्लीमेंट कर रही है और हमने ये टाउन्स को भी रिक्वेस्ट की कहीं भी आपको कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो केएमसी आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। इसी तमाम मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बर्नी साहब ने। शुएब बर्नी साहब, इस साल 2 लाख से ज़ायद अफराद को कुत्तों के काटने के केसेस के वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हुए हैं। अचानक से इतनी तेज़ी इसमें क्यों आ गई है और हुकूमत की इसमें क्या जिम्मेदारी बनती है? जी देखिए, आपने अभी आदादोशुमार से मुतालिक जो रिपोर्ट चलाई है तो ये वाक़यात वो हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं। हो सकता है कि वाक़यात इससे भी कई गुना ज़्यादा हों, क्योंकि जो एवरेज हमने जब ना रहे थे तो हमने ये देखा कि कराची में यौमिया 833 करीब पर डे केसेस हैं। सूबा सिंध में जो कि कुत्ते के काटने के वाक़यात इस साल 2024 के आदादोशुमार को हमने जब नंबर ऑफ ईयर से तकसीम करा तो उसके बाद ये आदादोशुमार सामने आए। अब आप देखें ये कितना बड़ा नंबर है और इसके हवाले से हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात किए जाते हैं वो बहुत नाकाफ़ी है। शहर में कुत्ता पकड़ मार मुहिम जो चलती है वो नाकाफ़ी है। इस वक्त कराची शहर की अगर हम बात कर लें तो शहर में हर गली मोहल्ले में कुत्ते पाए जाते हैं और यही पूरी सूरत हाल अंदरूने सिंध में भी है। और वही बच्चे काटते हैं, भंबोड़ देते हैं, आते जाते शहरियों को पकड़ लेते हैं। सुबह फजर की नमाज में जब लोग नमाजी शहरी जा रहे होते हैं तो गाड़ियों के नीचे से छुप के निकल आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। बाज़ इलाकों में तो 4-4, 5-5 कुत्ते हमलावर होते हैं। उसकी सीसीटीवी वीडियोस भी वायरल होती हैं। रोजाना की बुनियाद पे कराची में ये अहम मसला है। अच्छा, फिर इसमें एक मसला ये भी आता है कि लोगों में अवेयरनेस की भी कमी है। अगर किसी को कुत्ता काट लेता है तो उसके अहले खाना जो है इंजेक्शन लगवाने के बजाय, उसका इलाज करवाने के बजाय उस पर लाल मिर्चें लगा देते हैं, उस पर कोई तेल लगा देते हैं और उसकी सबब जो है केस बिगड़ जाता है। इसी सूरत हाल में अगर वो रेबीज का शिकार जो कुत्ता है, आपने कहा कि कुत्तों की तो बहुत बहुतात है, इस पर तो सवालिया निशान है ही कि इंतजामिया हरकत में नहीं है। अस्पतालों की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा। कहा यह जाता है कि जी वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं होती है, एंटी रेबीज जो वैक्सीन है वो ही अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसा कोई वाकया पेश आ जाता है तो अस्पतालों में धक्के खा रही होती है अवाम। जी बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। जब कुत्ता किसी को काट लेता है तो फिर अस्पतालों में तो वैक्सीनेशन नहीं होती। इसके लिए कराची में एक इंडस अस्पताल है जो कि फलाही अस्पताल है, वहाँ पे वैक्सीनेशन अवेलेबल होती है। या फिर जिना और सिविल अस्पताल में, जिना अस्पताल में सूरत हाल कदर है कि वहाँ एक अलग यूनिट में कि जो मुख्तलिफ जानवर होते हैं, ना सिर्फ कुत्ता बल्कि कोई दीगर जानवर भी अगर इंसान को काटते हैं, जैसे सांप है, गधा है या दीगर जानवर हैं, अगर वो भी काट लें तो उनकी वैक्सीन होती है। लेकिन आप देखें ये एक बहुत बड़ा नंबर है कि 800 लोगों को रोजाना सिंध में सिर्फ एक सूबे के अंदर कुत्ते काट रहे हैं। तो इसकी रोकथाम कैसे होगी? कुत्तों की जो नसबंदी की जाती है उसका सिलसिला हम देख रहे हैं काफी अरसे से शुरू नहीं हो रहा। उसकी जो फलाही तंजीमें, मुख्तलिफ NGOs वगैरह कुछ अपने तौर पे काम करते हैं कि कुत्ते के काटने जैसे उन्हें जब रियलाइज कर दें कि उसका रिएक्शन शहरी को ना हो, वो भी कम है। और कराची में स्कूल जाते हुए बच्चों पे, मोटरसाइकिल सवारों पे, फजर की नमाज के लिए जाते हुए नमाजियों पे, नमाज पे रात को बच्चों को स्पेशली ये कुत्ते अटैक करते हैं, बुजुर्गों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें तो ये पता है कि 24 घंटे के अंदर जो मुतासरा शख्स है उसको वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। तो हुकूमत के पास क्या इतने वसाइल हैं कि अस्पतालों में ये वैक्सीन मौजूद है? जी देखिए, हमने बिल्कुल इसी जो रिपोर्ट चलाई है इसमें तिब्बी माहिर ये भी पूछा कि जब किसी को कुत्ता काट ले तो उसको फौरी तौर पे क्या करना चाहिए, उसको या उसके अहले खाना को। उन्होंने कहा सबसे पहले तो आप जख्म को धों,
धोएं और धोने के बाद कोई उस पर लाल मिर्चें या तेल या इस तरह की कोई चीज ना लगाएं, फौरी अस्पताल से राब्ता करें। अच्छा, जब अस्पताल से लोग राब्ता करते हैं तो अमूमन अगर 24 घंटे से ज्यादा गुजर जाए तो कुत्ते के कांटे का जो जहर है वो इंसान के जिस्म में मुंतकिल हो जाता है। तिब्बी माहिर तो यही कहते हैं कि आप जल्द से जल्द, यानी कि जैसे ही काटने का वाकया हो, उससे सबसे करीबी जो अस्पताल है वहां जाके लगवाएं। लेकिन अंदरूनी सिंध में तो अस्पतालों में कुत्ते के काटने की वैक्सीन मौजूद नहीं है, तो वहां पे तो निजाम बहुत मुश्किल है। वहां से लोग ट्रेवल करके कराची के जिना अस्पताल या सिविल अस्पताल का रुख करते हैं, उसमें ट्रेवलिंग में भी टाइम लगता है। फिर लोग कहते हैं शायद जख्म गहरा नहीं है तो बचत हो जाएगी, उसमें भी मामला खराब होते हैं। तो ये सिचुएशन इस वक्त सिंध बाई सिंध में गंभीर हो चुकी है। यहाँ पे जरूरत यह है कि कुत्तों को न्यूट्रलाइज किया जाए ताकि उनके काटने का जो जहर है उनके दांतों से जो जाता है वो इंसान को असर ना करे। लेकिन गंभीर हो चुकी है। बहुत शुक्रिया शोएब बर्नी, ब्यूरो चीफ सिंध हमारे साथ थे, और ये वाकई बहुत ही संगीन सूरत हाल है। इमरान, हम देखते हैं कि अवाम में भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए, और हमारे प्रोग्राम के थ्रू अगर हम ये अवेयरनेस पहुंचा सकें कि अगर ऐसा कोई वाकया हो जाता है तो अस्पताल जाएं, ना कि अपने खुद से टोटके वगैरह इस्तेमाल करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ऐसा कोई वाकया होता है तो सबसे पहले उस जख्म को धोएं, पानी के साथ धोएं, उसके बाद आप अस्पताल जाएं और उनको तिब्बी इमदाद मिलनी चाहिए, क्योंकि पहले 24 घंटे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि कराची में और सिंध में हम देख रहे हैं कि सालाना 2 लाख से ज़ायद केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, और डेली के केसेस कितने हैं? 800 से ज़ायद। कुछ मज़ीद अहम मामलात भी आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल एक छोटी सी हमारे साथ रहिए।